आज सिर्फ लूथरा ब्रदर्स को पकड़ करके आज थाईलैंड में पकड़ लिया और बता दिया, इससे पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा अपनी। वो भाग कैसे गए? जो बीएनएस की धारा 106 है, जो डेथ बाय नेग्लिजेंस की धारा है, इसमें लगाई गई है, मैक्सिमम 5 साल की इसमें सजा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस का जो रवैया है वो उतना सख्त नहीं है जितना इस तरह के गंभीर मामले में होना चाहिए। लाइबिलिटी ओनर्स पे ही होती है कि अगर आपने सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा है तो ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी ओनर्स पे ही आती है। गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लग जाती है उस क्लब के मालिकों को यानी कि लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से दबोच लिया गया है। बहुत जल्दी कार्रवाई हुई है। 6 दिसंबर को आग लगती है और 11 दिसंबर को खबर आती है कि उनका प्रत्यर्पण भारत में हो रहा है। लेकिन भारत में आने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है, क्या क्या कानूनी प्रक्रियाओं से वो गुजरेंगे, उनके लिए कितना मुश्किल होगा या फिर भारत के लिए मुश्किल होगा, सब कुछ जानने के लिए यानी कोर्ट कचहरी के जो दाव पेच है उसको समझने के लिए मैं हूं ऋचा और हमारे साथ मौजूद हैं रुद्र विक्रम सिंह जी जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। रुद्र जी नमस्कार। नमस्कार। मुद्दा हमें पता है सर, जो गोवा में फायर इंसिडेंस हुआ है नाइट ब्रिज नाइट क्लब में, वहां के जो लूथरा ब्रदर्स उनको पकड़ लिया गया है, थाईलैंड पुलिस पकड़ लिया है और उन्हें भारत में प्रत्यर्पित किया जा रहा है। तो आगे क्या प्रोसेस होने वाला है? सबसे पहला क्या कानूनी प्रक्रिया क्या होगी उनके लिए? देखिए, ये जो जो खबर आप लोग बता रहे हैं कि उनको पकड़ा गया है, मेरे ख्याल से कल इंटरपोल का नोटिस इशू हुआ था, ब्लू नोटिस इशू हुआ था, उसकी वजह से हो सकता है इनको पकड़ा गया हो। और अब अगर उनको प्रत्यर्पण करके यहाँ ले आया जाएगा जी तो सबसे पहले जो उनके खिलाफ जो नेग्लिजेंस की धाराएं हैं जिनमें ये मुकदमा चल रहा है, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जो लोकल मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि क्या जो चार्जेस लगे हैं वो ठीक है या फिर, और पुलिस जो है वो रिमांड की मांग करेगी कि हमको रिमांड चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो रिमांड की मांग करती है कि हमको एक रिमांड चाहिए जिससे हम इनको पूछताछ कर सकें, इस मसले के बारे में और पूछताछ कर सके कि ये आग क्यों लगी, कि आपके पास फायर एनओसी थी नहीं थी। क्योंकि जैसा मुझे सुनने में आ रहा है कि फायर एनओसी उनके पास नहीं थी, उन्होंने डाला हुआ था एनओसी के लिए, प्रोजेक्ट हो गई थी। तो वो सारी चीजें को पूछताछ करी जाएगी। ये भागे क्यों, क्या इंसिडेंट्स के बाद भागी, ये सारी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांगती है मजिस्ट्रेट से। और मजिस्ट्रेट को अगर वो सेटिस्फाई कर पाती है तो वो कुछ दिनों की मैक्सिमम 14 दिन की रिमांड मिल सकती है। लेकिन अमूमन ऐसे केसेस में 2 या 3 दिन की रिमांड हो सकता है उनको मिले। और उस रिमांड के तहत जिसको हम बोलते हैं पुलिस रिमांड, वो पुलिस रिमांड में फिर उनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद उनको फिर से कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। ये ओके। जो ऐसे मामलों में ऐसे प्रोसेस होता है। उसके बाद जेसी में जाने के बाद नाउ दे हैव द राइट टू मूव बेल एप्लीकेशन। वो बेल एप्लीकेशन अपनी मूव कर सकते हैं और बेल एप्लीकेशन अपने जो भी उनके मेरिट्स होंगे उसको सुनाएंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस आपने बताया, ये सारा प्रोसेस होने में लगभग कितने दिनों का टाइम लगता है, लग सकता है? देखिए देखिए जो जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो हमारे सीआरपीसी और बीएनएसएस में प्रोविजन है कि विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। क्योंकि ये हम्म। प्रत्यर्पण का मामला है, विदेश से आ रहा है, तो जब ये भारत की धरती पर आएंगे उसके बाद से उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। वो चाहे दिन हो रात हो। ये भी एक मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि अगर रात में गिरफ्तारी हो गई तो कैसे होगा, शनिवार को गिरफ्तारी हो गई, रविवार को गिरफ्तारी क्या होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी गिरफ्तारी होगी, अगर शनिवार को भी गिरफ्तारी होती है तो विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। कोर्ट नहीं लगी है तो मजिस्ट्रेट घर पे भी सुनवाई करता है। घर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो होता है वो घर पे भी सुनवाई करता है। घर पे सुनवाई करके फिर उनको पीसी की रिमांड या जेसी की रिमांड में भेजता है। और ये विद इन 24 आवर्स होता है। उसके बाद जो भी जितने भी दिन पुलिस रिमांड में रखेगी वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन की तरह कितने दिन की रिमांड होती है। बिल्कुल। सर से एक सवाल है, जैसा कि आपने बताया कि सबको पता है कि सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया उस क्लब को बनाने के लिए। तो अगर इनको पकड़ा जा चुका है, लेकिन जो डायरेक्ट कार्रवाई है, क्योंकि 25 लोगों की जान चली गई है, तो सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को ध्यान नहीं रखा गया है, ये सिद्ध हो जाता है, तो क्या डायरेक्ट कार्रवाई इन ब्रदर्स पे ही होगी जो दोनों मालिक हैं? देखिए, लाइबिलिटी ओनर्स पे ही होती है कि अगर आपने सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा है तो ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी ओनर्स पे ही आती है। क्योंकि वहाँ जो भी मैनेजर होंगे या फिर एम्प्लॉय होंगे वो इन सब चीजों के लिए ऑथराइज नहीं होते हैं। जो बिल्डिंग का ओनर होता है, जैसे मैं आपको अगर बताऊं, दिल्ली में एक उपहार कांड हुआ था 99 में, जिसमें 100 150 लोग के करीब मर गए थे। अभी दिल्ली में पिछले साल 3 बच्चे मर गए थे, धोनी मर गए थे। फिर विशाल मेगा मार्ट में आग लगी, वहां बच्चे 2 लोग की डेथ हो गई थी। तो ये सारी लाइबिलिटी और ओनर्स
उन पे ही होता है, ओनर्स पे ही होता है, जो बिल्डिंग के जिम्मेदार होते हैं, जो बिल्डिंग का रखरखाव करते हैं। तो इसमें जो भी इनके ओनर होंगे, मेन लाइबिलिटी उन्हीं की थी। ओके। तो सर अगर लाइबिलिटी उन पे आ जाती है तो उसके बाद क्या वो बेल लेने के लिए ऑथोराइज होते हैं, मतलब उनके पास अधिकार होता है कि वो बेल के लिए प्लीड कर सकते हैं? देखिए, बेल और मामले दो दो अलग अलग चीजें होती है। बेल का ग्राउंड ये होता है कि अगर पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, पुलिस को अब कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं करने हैं। अमूमन ऐसे मामलों में बेल में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक पुलिस ये नहीं कह देती कि हमें सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं, सारे विटनेसेस के हमने बयान कर लिए हैं, क्योंकि और जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती, तो चार्जशीट बड़ा अहम होता है ऐसे मामलों में। अगर चार्जशीट जल्दी फाइल हो गई, कभी कभी ऐसे मामलों में पुलिस जो अपराधी होते हैं उनका सहयोग भी करती है, चार्जशीट जल्दी फाइल करती है। तो अगर चार्जशीट जल्दी फाइल हो जाती है तो उसके बाद बेल मिलने की जो संभावना होती है वो जल्दी हो जाती है। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे इन इस केसेस में रात को इंसिडेंट हुआ, सुबह ये दोनों भाई भाग गए, लेकिन बिल्कुल 5 दिनों के अंदर इनका प्रत्यर्पण हो रहा है, इतनी जल्दी सारी प्रोसेस और प्रक्रिया पूरी कर ली गई। ऐसे और केसेस हैं हमारे देश से जो भगोड़े हैं, जिनमें नीरव मोदी, विजय माल्या क्लबिंग और पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं, वीडियोज शेयर वो खुद करते हैं, लेकिन ऐसा क्या अड़चन आता है कि उनका प्रत्यर्पण नहीं हो पा रहा है और इस केस में इतनी जल्दी सारा प्रोसेस पूरा कर लिया गया? दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों केसेस में? देखिए देखिए ऐसे मामलों में दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। किस देश में वो फलाने व्यक्ति है, जो व्यक्ति एक्यूज है, जो व्यक्ति अपराधी यहाँ पे घोषित है, वो किस देश में है, उस देश से भारत की क्या संधि है, भारत के बीच में उनके क्या संबंध है, पहला। दूसरा, क्या एजेंसियां यहाँ की, जो इंटरपोल, मैंने जो बताया कि इंटरपोल का नोटिस इशू हुआ, ब्लू नोटिस इशू हुआ, और जी। फिर रेड कार्ड नोटिस इशू होता है। तो जब इंटरपोल अपना नोटिस इशू कर देता है, तो आप किसी भी पूरे विश्व में जितनी भी एयरपोर्ट्स होते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अगर इस नाम का कोई भी व्यक्ति या उस आइडेंटिटी का कोई भी व्यक्ति ट्रेवल करता है, तो वो उस देश को इन्फॉर्म करती है कि ये जो आपके यहाँ वांछित अपराधी है, ये हमारे यहाँ ट्रेवल कर रहा है, उसको डिटेन कर। तो हम्म। जिन जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं, उन लोगों के विषय में अभी तक जो है कोई भी ऐसा नोटिस इशू नहीं हुआ है। अभी तक में कोई इंटरपोल ने कोई नोटिस इशू नहीं हुआ है। और इंटरपोल का नोटिस ये जो है, जब तक इस देश की सरकार नहीं चाहती है, मेनली सीबीआई की जिम्मेदारी होती है इंटरपोल का नोटिस इशू करने के लिए। तो जब तक वो नहीं करेगी, तब तक इंटरपोल का नोटिस इशू नहीं होता। तो मुझे लगता है कि यही एक वजह रही होगी। और जिस देश में वो बैठे हुए हैं, उनकी उनकी उनसे हमारे जो संधियां हैं, वो थोड़ी ऐसी कोई इजाजत नहीं देती हैं। तो ये एक मसला होगा जिसकी वजह से उनका प्रत्यर्पण अभी तक संभव नहीं है। ओके। तो आपने जो पैक्ट्स बताए, जो संधियां बताई, उन हमारे देशों में हमारे देश से उन देशों का उस कदर नहीं होगा जैसे थाईलैंड का अगर होता है, लेकिन अगर सीबीआई इंटरपोल नोटिस जारी करती है जैसे कि लूथरा ब्रदर्स के केस में किया गया है, तो फिर वो उन जो जिन कंट्रीज में है, अगर इंग्लैंड में है, लंदन में है, तो क्या प्रोसेस होगा फिर? देखिए, प्रोसेस सेम होता है। जब जब प्रोसेस ये होता है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, वो एक सीबीआई से एक रिक्वेस्ट करती है कि ये इस मामले में वांछित है, इनके खिलाफ हमें इंटरपोल का नोटिस चाहिए। सीबीआई इंटरपोल बेसिकली की एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करती है। उस हम्म। इंटरपोल को वो फिर लिखते हैं। और ऐसा भी है, देखिए, इंटरपोल का एक और मसला है कि इंटरपोल में सारी विश्व के जितने भी 206 हम देश मानते हैं, वो सारे लोग लिस्टेड नहीं है। मतलब उसमें जितने भी करीब 150 लोग लिस्टेड हैं, तो उस 150 देशों में ही ये कार्रवाई हो सकती है। तो इंटरपोल को जब सीबीआई लिखती है कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे यहाँ वांछित है, इसके लिए हमें ये नोटिस चाहिए, ब्लू नोटिस चाहिए, रेड कार्ड नोटिस चाहिए, उसके जी। बाद इंटरपोल ये नोटिस इश्यू करता है। ओके। तो अब वापस हम उसी सवाल पर आते हैं, लूथरा ब्रदर्स पर आते हैं। क्या सजा होगी उनको? अगर जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट जवाबदेही उनकी ही बनती है, क्योंकि उनका ही क्लब था, उनकी प्रॉपर्टी थी और सुरक्षा मानकों का फॉलो उन्होंने नहीं किया, तो उन पर क्या सजा बनती है? जो बीएनएस की धारा 106 है, जो डेथ बाय नेग्लिजेंस की धारा है, उसमें लगाई गई है मैक्सिमम 5 साल की इसमें सजा है, अगर ये अपराध सिद्ध होता है। क्योंकि अपराध सिद्ध होने में भी देखिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को कलेक्ट करने होंगे, बहुत सारे विटनेसेस लाने होंगे कि क्या इनकी जिम्मेदारी थी। हो सकता है कोई और ऐसे मामलों में क्या होता है कि कोई एक मामला निकल के आ जाएगा कि नहीं जी, हमने तो इनको लीज पे दे दिया था, ये जिम्मेदार है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्निकलिटी इसकी होती हैं। जब हालांकि अगर, और मुझे लगता है कि इस मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं वो अपेक्षित नहीं है। उन धाराओं को और बढ़ाया जाना चाहिए, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास ये पूरा पूरा अधिकार होता है कि वो अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसको लगता है कि धाराएं बढ़ाई जानी चाहिए, जी। तो वो धाराएं बढ़ा भी सकता है।
हमारे साथ शिवेंद्र गौड़ जी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र जी, आप इस गोवा जो नाइट क्लब में फायर इंसिडेंट हुआ है, इस केस को आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे। अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब थे। वकील साहब ने जो बताया उस दौरान आप नहीं थे, लेकिन वकील साहब के पास समय की कमी थी तो उन्हें जाना पड़ा जल्दी, उनकी हियरिंग थी। लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। जो फुल एंड फाइनल कंक्लूजन हमने निकाला वो ये था कि जो धाराएं अभी तक लूथरा ब्रदर्स पर लगाई गई हैं उसके हिसाब से 5 साल की सजा ही मात्र बनती है उनके लिए, लूथरा ब्रदर्स के लिए। तो आपका क्या कहना है, जहां 25 लोगों की जिंदा 25 लोग जल गए हैं इस दर्दनाक मौत के बाद, जो ओनर्स हैं जिन पर ये इल्जाम तो है कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ध्यान नहीं रखा, लेकिन सजा सिर्फ 5 साल के लिए, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपने सवाल पूछा कि 25 लोगों की मौत के मामले में और जिस तरह की धाराएं लगी हैं उसमें 5 साल की सजा है जी। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है और जो मैंने देखा उसमें गैर इरादतन हत्या लगती जिसमें 14 साल तक की सजा होती है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस का जो रवैया है वो उतना सख्त नहीं है जितना इस तरह के गंभीर मामले में होना चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि पुलिस को भी यहाँ देखिए, पुलिस प्रशासन की यहाँ बहुत बड़ी गलती है। गलती इस मायने में है जो मैं देखता हूं कि आज आप ये चेक कर रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए। आप आज ये बता रहे हैं कि ये पूरा पूरा अवैध जगह पर बना हुआ था। जी। आप बता रहे हैं कि वहां पर जो फायर से बचने की यानी कि जो जाहिर सी बात सुरक्षा इंतजामों की बात हो रही है पूरे नहीं है। जब किसी भी कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है या कोई इस तरह की गतिविधि, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ऐसा कोई नाइट क्लब हो या कुछ भी हो, जहां पर भी खतरे की संभावना है, वहां पर फायर विभाग का यानी कि दमकल विभाग का, अग्निशमन विभाग का जी। जब लाइसेंस होता है तो उसमें सब कुछ होता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर निगरानी करें। वो ये देखें कि फायर एक्सटिंग्विशर किस अनुपात में लगे हुए हैं, कितना बड़ा वो प्रांगण है, कितना बड़ा जो परिसर है उसमें कितने होने चाहिए, क्या फायर एग्जिट सही से खोल रहे हैं, क्या उनका इंतजाम है। इन सबका निर्माण, इन सबकी जो निगरानी होती है नियमित समय पे करना चाहिए। और जी। जब वो नहीं करते हैं तो उसका दुष्परिणाम होता है गोवा जैसा इस जो नाइट क्लब में हुआ ये। और ये ऋचा पहले नहीं है, ये जो इसको हम अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि नाइट क्लब के जो मालिक हैं सिर्फ वे जिम्मेदार हैं, नहीं, इसके जिम्मेदार मैं मानता हूं प्रशासन भी है। अनदेखी करने वाले लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि अगर कोई ऐसा क्लब, ऐसी कोई गतिविधि हो रही है तो लोगों की, आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वो इसी बात की नौकरी करते हैं, वो इसी बात का पैसा लेते हैं, इसी बात की उन्हें तनख्वाह मिलती है। कहां थे वो? मरने के बाद तुम जांच करोगे, मरने के बाद तुम जांच करोगे कि वहां पर फायर की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, वहां गेट नहीं खोल रहे थे, वहां फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे, वहां पर किस तरह का आग का खेल हो रहा था और किस तरह की आग की संभावनाएं थी। यही तुमने उपहार सेमिनार में किया। 59 लोग मर गए, 20 साल बाद उन्हें न्याय मिला। और कितना न्याय मिला, उसके बाद भी अंसल ब्रदर्स टूट गए। मुंबई के अंदर अस्पताल के अंदर बच्चे मर जाते हैं, यूपी के बांदा में बच्चे जल जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि एक जगह की बात नहीं है, सरकार को इस पे बड़ा डिसीजन लेना होगा। और जब तक जिम्मेदार जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक ये घटनाएं बार बार होती रहेंगी। हाथ सिर्फ लूथरा ब्रदर्स को पकड़ करके आज थाईलैंड में पकड़ लिया और बता दिया, इससे पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा अपनी। वो भाग कैसे गए? जी बिल्कुल। वो 24 घंटे के अंदर पूरे देश में इंडिगो की फ्लाइट नहीं चल रही थी, लोगों को मारा मारी थी, लोगों को टिकट नहीं मिल रहे थे, लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो रही थी। वो गोवा से मुंबई जाते हैं, मुंबई से उन्हें थाईलैंड की फ्लाइट भी मिल जाती। चलिए, पुलिस सोती रहती है। ये तरीका जो है ना, ये लोगों की जिंदगियों से खेलने, इससे साफ पता लगता है कि सरकार को, यानी कि वहां के शासन को और वहां की पुलिस को, वहां के प्रशासन को लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। सांप चला गया, लकीर पीटते रहिए, कुछ नहीं होने वाला ऋचा। हम लोग ऐसी समाचार बनाएंगे, ऐसे बोलेंगे, लेकिन बार बार प्रशासन और पुलिस का यह रवैया एक प्रदेश में नहीं है। ये आज पूरे दिन ये समाचार चलेगा टीवी चैनल पे
कि किस तरीके से भागदौड़ करके हमने थाईलैंड सरकार की मदद करके उनको गिरफ्त में ले लिया। अरे गिरफ्त में ले लिया थाईलैंड सरकार, वो चले ही कैसे गए? बिल्कुल। ये हादसा हो ही कैसे गया? तो ये अपनी पीठ थपथपाएंगे और अब पूरे गोवा में एक वो चलेगा कि भाई इस नाइट क्लब में ये नहीं है, इस नाइट क्लब में ये कमी है, और ये बनेगा वसूली का साधन कि बहुत सख्ती है। 25 लोग मर गए हैं। अरे भाई आज से पहले सो रहे थे क्या? मेरा रिचार्ज सिर्फ यही कहना है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। सजा होगी क्या नहीं होगी, ये अभी वकील साहब बिल्कुल अंत में मैं जुड़ा था तो वो अंतिम वाक्य बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे जी। कि अभी कितना वो है, कितना समय लेगा, वो दोषी किस मात्रा में है कि नहीं है, ये अदालती प्रक्रिया चले। 25 लोगों के घरों के लोग चले गए। जी। करते रहिए, लकीर पीटते रहिए। 20 साल बाद 15 साल बाद न्याय होगा, सजा मिलेगी। जो लोग भाग सकते हैं उन्हें पुलिस किस तरह का, और वकील साहब ने बताया 5 साल की सजा, 25 जी। लोग हैं। अरे मुकदमा तक, धाराएं तक तुमने सही नहीं लगाई। बिल्कुल, बिल्कुल। गैर इरादतन हत्या होती है, गैर इरादतन हत्या होती है। आप अगर अपने घर के पास में गड्ढा खोद के पानी भर दें और उसमें डूब के मर जाए तो ऊपर गैर इरादतन हत्या, उसमें भी 10 साल से ज्यादा की सजा है भाई। बिल्कुल, कौन बिल्कुल। सी धारा लगा रहे हो? मैं यही कह सकता हूँ। जी, बहुत जी, दुख है। बिल्कुल शिवेंद्र जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 25 लोग जिन्होंने 25 घर जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है, जिनके सदस्य उस नाइट क्लब में जिंदा जलकर मर गए हैं, खाक हो गए हैं, उनसे पूछिए कि ये 5 साल की सजा जिन धाराओं के तहत लगाई गई है, वो कितना सही है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है हमारी देश की जो पूरी प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है। जी शिवेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं अभी हम हालांकि ये नहीं कहते कि 5 साल की सजा ही है, मतलब अभी जो धाराएं लगी हैं उनमें बिल्कुल, 5 साल की मैं सजा वही का कह रही हूँ कि प्रावधान जिन है। धाराओं के तहत कानूनी हाँ, प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, उन धाराओं के अंतर्गत 5 साल की सजा मंजूर है। लेकिन ये कितना सही है? धाराएं तो कम से कम बड़ी लगानी चाहिए, जहां 25 लोग खाक हुए हैं। अरे पुलिस तो अपना काम चार्जशीट लगाने के लिए धाराएं ही लगाएगी, तो चार्जशीट क्या लगाएगी? कम से कम जो हुआ है, आपने जिस तरह घटना बताई है ना प्रारंभ में, और जिस तरह देख रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक है। ये नाकाफी है, नकारा है पुलिस। बिल्कुल, बिल्कुल शिवेंद्र जी ने जो भी सवाल उठाए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे दिल्ली में बच्चे फंसकर बेसमेंट में मर जाते हों, चाहे छोटे छोटे बच्चे जल जाते हों, चाहे ये गोवा नाइट क्लब का जो मामला सामने आया है, हर जगह कहीं ना कहीं सरकार की कुछ नाकामियां भी दिखाई पड़ रही हैं। जैसा कि शिवेंद्र जी ने हमें बताया कि ये मानक, ये प्रोटोकॉल जब लाइसेंस दिया जाता है तब चेक क्यों नहीं किया जाता है? तब तो आप उसको ताक पर रख देते हैं, और जब अनहोनी हो जा रही है इसके बाद बहुत धरपकड़ की प्रतियोगिता एक शुरू हो जा रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर गिराए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स गिरा दी जा रही हैं, लेकिन पहले ये सब कुछ क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा ये भी सवाल है कि सिर्फ 5 साल की सजा वाली धाराएं लगाई जाना, ये अपने आप में कितना उचित है, ये अब हम कानून पर छोड़ते हैं। और आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि जो भी आप हमें सुन रहे थे, आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील को सुना, आपने एक्सपर्ट शिवेंद्र जी को सुना, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, पूरी प्रक्रिया पर, और आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में बताइए। और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.